वेलकम बैक। हम पृथ्वी की सेकंड प्रकार की गति और उसके महत्वपूर्ण पार्ट्स को वापस लेके प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास में है पृथ्वी की वार्षिक या परिक्रमण गति या रिवोल्यूशनरी मोशन कहा जाता है। इससे पूर्व में हम रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति या दैनिक गति की चर्चा कर चुके हैं। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं आदि की जानकारी और उनके विशिष्ट नामों को भी प्रदर्शित कर चुके हैं। अब सेकंड हम ले रहे हैं परिक्रमण या वार्षिक गति, जिसमें पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। तो ये अक्ष पर भी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है और परिक्रमा भी पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर ही करती है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे ही हम परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण पथ दीर्घ वृत्ताकार, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दीर्घ वृत्ताकार अर्थात इस तरह का है जिसमें सूर्य किसी एक स्थान पर उपस्थित है या किसी एक कोने में स्थित है। तो दीर्घ वृत्ताकार कोश के ऊपर परिक्रमण कर रही है, जिसके एक तरफ सूर्य स्थित है अर्थात केंद्र में नहीं होता है। तो ये एक कोने में, यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ से दूरी क्या है, ज्यादा है। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीकतम दूरी पर होती है तो उसको उपसौर कहते हैं, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर नजदीकतम दूरी या दोनों के बीच की डिस्टेंस न्यूनतम हो तो उसे हम उपसौर के नाम से या पेरीहेलियन के नाम से प्रदर्शित करते हैं। याद रखने के लिए प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, इसी तरीके से आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये उनकी नजदीकता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर नजदीक के लिए हम उप का उपयोग कर रहे हैं। सौर का मतलब है सूर्य, तो पृथ्वी सूर्य के नजदीक स्थित है, तो इसके लिए हमने शब्द यहाँ काम में लिया है उप सौर, और अंग्रेजी में इसी को पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक है, एक पंजाबी वर्ड आपने नाम सुना होगा, पैरी पहना, पांव छूने की प्रक्रिया को कहते हैं, और पांव छूने के लिए नजदीक आना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में पेरीहेलियन शब्द जब काम में लिया जाएगा तो वह नजदीकतम दूरी के लिए प्रदर्शित करता है। पेरीहेलियन या पैरी पहना शब्द आप ध्यान रखें तो अपने आप पता लग जाएगा। उप सौर प्रधानमंत्री के हिसाब से, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप का मतलब नजदीक के लिए हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और पेरी को हम पेरीहेलियन के रूप में, नजदीक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, तब हम उसके लिए अपसौर शब्द का उपयोग करते हैं, और अंग्रेजी में इसके एपहेलियन कहते हैं। जैसे मान, अपमान, अपमान दूरी के से संबंधित है, तो यहाँ पे अपसौर आता है, तो दूरी से संबंधित करने के लिए हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी में इसके एपहेलियन कहते हैं। तो एक याद रख लें पेरीहेलियन, तो दूसरा इसका एपहेलियन हो जाएगा, और यही हम डिस्टेंस के लिए प्रदर्शित करते हैं। तो सूर्य से नजदीकतम जब पृथ्वी होगी तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर, और अधिकतम दूरी पर होगी तब उसको हम अपसौर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सौर सूर्य के लिए कहा गया है। अपसौर सूर्य से अधिकतम दूरी, उपसौर सूर्य से न्यूनतम दूरी के लिए प्रदर्शित करेंगे। ऐसा वर्ष में कितनी बार होता है, एक एक बार, अर्थात पृथ्वी पूरे वर्ष में इस स्थान पर परिक्रमण कर रही है, तो एक बार यह वर्ष में अधिकतम दूरी पर और एक बार पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होगी, और उसी को हम अपसौर, उपसौर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब उपसौर कौन सी डेट को आता है, ये इंपॉर्टेंट। उपसौर यहाँ पर 3 जनवरी को और अपसौर यहाँ पर 4 जुलाई को होता है। अर्थात उपसौर, उप का मतलब नजदीक, पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नजदीक होगी, और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अपसौर लिखा है, तो उपसौर 3 जनवरी को और अपसौर 4 जुलाई को होता है। अब यहाँ टेम्परेचर के हिसाब से मत सोच लेना, क्योंकि हम उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, अर्थात भारत उत्तरी ध्रुव में स्थित है, और चूंकि पृथ्वी सूर्य के नजदीकतम भी होती है, उस समय उत्तरी ध्रुव में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर ठंड होगी, फिर भी पृथ्वी सूर्य के न्यूनतम दूरी पर रहती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस पृथ्वी और सूर्य के बीच की नापी गई है। चूंकि हम यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में हैं, तो वहाँ तिरछी किरणें पड़ने से सूर्य
की किरणें तिरछी गिरने से यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, सर्दियाँ होती है। तो 3 जनवरी सर्दी है चाहे, लेकिन पृथ्वी सूर्य की न्यूनतम दूरी पर, और 4 जुलाई को हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। तो इस तरीके से हम अप सौर और उप सौर अच्छी तरह से ध्यान रखें। अप नज़दीक, ये अप दूर, और उप नज़दीक के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसी तरीके से एपहीलियन और पेरीहीलियन, पेरी नज़दीक के लिए, एप दूर के लिए काम में लिया जाता है। अब है जैसे पहले लिया था हमने दैनिक गतियों के परिणाम, अब हम बात कर रहे हैं वार्षिक गति के क्या क्या परिणाम होते हैं, जिसमें पहला है मकर व कर्क रेखाओं का निर्माण। वैसे तो कर्क और मकर रेखाओं का निर्माण वास्तव में पृथ्वी की अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के कारण, या अक्ष के सापेक्ष 23.5 डिग्री झुकाव के कारण हम इसे 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क और मकर रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ग्लोब को प्रदर्शित करूँ तो आप देख सकते हैं ग्लोब की ये अक्ष है, और यह अक्ष हम अगर सीध में बात करें तो इसके साथ में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस तरीके से हम इसको, अगर ये सीधी रेखा की बात करें तो यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यहाँ से लेके 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, और अगर मैं यहाँ पर 36 लाइन के साथ प्रदर्शित करूँगा तो 36 लाइन से यहाँ तक यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती। इस तरीके से मैं अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊँ तो 66.5 डिग्री का कोण अक्ष के सापेक्ष, और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई प्रदर्शित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पृथ्वी अपनी अक्ष के सापेक्ष कितनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अतः इन रेखाओं पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और यह कर्क और मकर रेखाओं के नाम से जानी जाती है। कर्क रेखा है उत्तरी ध्रुव में है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव में है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं द्वारा ऋतुओं का निर्धारण, वैसे मूलतः परिक्रमण गति ऋतुओं के निर्धारण को प्रदर्शित करती है, और अक्षांश रेखाओं द्वारा ऋतुओं का निर्धारण करने में भी सहायक है कौन सी गति, परिक्रमण गति, क्योंकि झुकाव के कारण सूर्य ताप का समय बदलता रहता है। 66.5 डिग्री के ऊपर अक्षांशों पर सूर्य की किरणें हमेशा ही तिरछी पड़ती है, अतः ध्रुवों पर लंबे दिन और लंबी रातें होती है, और टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दिन रात की अवधि में जो अंतर आ रहा है, दिन रात का होना किससे संबंधित है, पृथ्वी की घूर्णन गति से, या अपनी अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण गति से है। तो दिन रात होना घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण है, लेकिन दिन और रात की अवधि में जो अंतर आता है, दिन का बड़ा होना, रात को छोटा होना, ये प्रक्रिया जो है अवधि निर्धारण है, ये परिक्रमण गति के कारण और झुकाव के कारण है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति तथा झुकाव के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़े तो दिन रात की अवधि में लगातार परिवर्तन आता रहता है, जो घटती या बढ़ती रहती है। भारत की संदर्भ में अगर मैं बात करता हूं तो भारत में 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन व रात की अवधि कितनी होती है, 12-12 घंटे की। तो कुछ जगह यहाँ 22 की जगह 23 सितंबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भारत में 21 मार्च और 22 दिसंबर को दिन व रात की अवधि क्या है, बराबर है और बराबर होती है, और उसका मूल कारण है उस समय सूर्य की विकिरण भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती है, इसलिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे अर्थात बराबर होती है। इसी तरीके से 21 जून और 22 दिसंबर को क्रमशः, 21 जून को गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों के अंदर दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो 21 जून को दिन सबसे बड़ा होगा और 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होगा। तो सर्दियों में दिन छोटे और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और इसके विपरीत कहा जाए तो रात, 21 जून की रात सबसे छोटी और 22 दिसंबर की रात सबसे बड़ी या लंबी होती है। 22 दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर जैसे भी गया है तो उसके बाद लगातार दिन की अवधि क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो 22 दिसंबर के बाद दिन की अवधि बढ़ती रहती है, जो 21 जून तक लगातार बढ़ती रहेगी, जिसमें बीच में 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाएंगे
और उसके बाद दिन की अवधि रात की तुलना में बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, जबकि 21 जून के बाद दिन की अवधि लगातार घटना प्रारंभ करती है, जो 22 या 23 सितंबर को बराबर 12-12 घंटे का दिन और रात, और उसके बाद में भी दिन की अवधि लगातार घटती जाती है और 22 दिसंबर तक घटती है। 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होता है। तो इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण गति के कारण दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। अगली प्रक्रिया को हम इसी रूप को यहाँ पर दोबारा प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके विशिष्ट नाम आपको ध्यान रखने हैं। भारत के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन व रात की अवधि 12-12 घंटे की है। वापिस मैं बता दूं, 22 की जगह कुछ जगह 23 सितंबर भी लिखा है, दोनों ही हम सही मानकर चलते हैं। तो यहाँ 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन व रात की अवधि 12-12 घंटे की होती है। और यहाँ पर 21 मार्च के लिए एक विशेष नाम दिया गया है, उत्तरी वसंत विषुव के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं 21 मार्च को, और यहाँ पर उत्तरी शरद विषुव को हम 22 सितंबर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से 21 जून और 22 दिसंबर को क्रमशः दिन सबसे बड़ा और दिन सबसे छोटा होता है, जिसमें हम 21 जून के लिए ये प्रक्रिया काम में लेते हैं, उत्तरी ग्रीष्म या उत्तरी कर्क संक्रांति या अयनांत के रूप में दर्शाया जाता है, जिसको कि हम 21 जून कहते हैं। तो यहाँ पर 21 मार्च को उत्तरी वसंत विषुव, जबकि यहाँ पर हम अयनांत के रूप में कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी तरीके से 22 दिसंबर की बात करें तो उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु होती है, और यहाँ पर इसको हम उत्तरी मकर संक्रांति के रूप में प्रदर्शित करते हैं या उत्तरी अयनांत के रूप में दर्शाया जाता है। तो उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को, उत्तरी अयनांत में यहाँ पर 23, लेकिन ये ग्रीष्म अयनांत है और उसको हम शीत अयनांत कहते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव में भारत के संदर्भ में ये डेट्स आपको देकर प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर 21 मार्च, 22 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर के रूप में, और इनके बीच की अवधि आप देखें 3-3 महीने का गैप हम प्रदर्शित करते हैं। इसी को मैं चित्र के रूप में प्रदर्शित करूं तो ये बीच में प्रदर्शित किया गया है सूर्य, और ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर परिक्रमण करती है। इस तरीके से ये परिक्रमण गति कर रही है, पृथ्वी यहाँ से यहाँ जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस स्थान पर अर्थ सबसे नज़दीकतम दूरी पर है, और यहाँ पर डेट आपको पता चल गया होगा, पेरिहेलियन कौन सी जनवरी को है, 3 जनवरी को प्रदर्शित होता है। और यहाँ पर पृथ्वी सबसे अधिकतम दूरी पर है सूर्य से, क्योंकि परिक्रमण पथ जो है वो दीर्घवृत्ताकार है, जिसमें सूर्य केंद्र में न होकर किसी एक भाग में स्थित है। तो जिस भाग में स्थित है पृथ्वी उधर जाएगी तो सबसे नजदीक दूरी पर, और यदि यहाँ पृथ्वी पहुँच जाती है तो इसको हम अपसौर या एपहीलियन कहते हैं। और एपहीलियन के लिए यहाँ पर डेट लिख रखी है जुलाई, और वैसे यहाँ पर मैंने प्रदर्शित किया था 4 जुलाई, और कुछ जगह इसको 6 जुलाई भी लिखा गया है, तो लेकिन सही है 3 जुलाई। ये 3 जनवरी और 4 जुलाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से इन स्थान पर जब पृथ्वी होती है तब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है इसलिए। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की विकिरण सीधी गिरने के कारण यहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। यहाँ पर आपके लिखा हुआ 20 मार्च, जबकि मैंने यहाँ भारत के संदर्भ में लिखा है 21 मार्च को उत्तरी वसंत विषुव, 21 मार्च दिन और रात की अवधि बराबर। 22 सितंबर को उत्तरी शरद विषुव, उत्तरी अर्थात भारत के संदर्भ में लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में यह इक्विनोक्स कहलाता है, वो भी इक्विनोक्स है। तो इक्विनोक्स का मतलब हो गया बराबर। इक्विनोक्स का मतलब इक्वेटर के ऊपर और नीचे के भाग बराबर होते हैं, समान प्रकाश पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में 22 सितंबर उत्तरी शरद विषुव और 21 मार्च उत्तरी वसंत विषुव के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही हम चर्चा करते हैं, 2 और प्रक्रिया दे रखी है, सोलिस्टिक 21 दिसंबर के लिए, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया सोलिस्टिक 21 जून के लिए। सोलिस्टिक यहाँ पर जो प्रदर्शित किया गया है, इसमें 21 जून को उत्तरी ग्रीष्म या उत्तरी कर्क संक्रांति या उत्तरी अयनांत, और उसको हम उत्तरी
ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, तो इसको हम उत्तरी शीत अयनांत या उत्तरी मकर संक्रांति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस स्थान पर अगर पृथ्वी है इस दोनों सी दिशाओं में, तो यहाँ पर पृथ्वी पर क्या होगा, दिन सबसे छोटा और यहाँ पर दिन सबसे बड़ा। ये उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर टिल्टेड है। तो ऐसी स्थिति में उत्तरी भाग में यहाँ पर सूर्य की रोशनी लंबे समय तक रहती है, इसलिए दिन सबसे बड़ा होगा 21 जून को। और यहाँ पर चूंकि पृथ्वी इधर झुकी हुई है तो उत्तरी ध्रुव इधर चला गया है, सूर्य की विकिरण तिरछी गिरती है और दिन का समय घट करके 12 घंटे से काफ़ी कम हो जाता है, अर्थात दिन की अवधि कम हो जाती है। और इस स्थान पर दिन की अवधि न्यूनतम होती है और ये सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार परिक्रमण पथ में गमन के कारण, जहाँ पर सूर्य पृथ्वी से कभी नजदीक और कभी दूर रहता है, साथ ही पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई भी है, इसलिए दिन और रात की अवधि में परिवर्तन भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और ये है कुछ विशेष सूचनाएं जो पृथ्वी की गतियों से संबंधित हैं, जिसमें पहला है नॉर्वे को या नॉर्वे देश को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, जहां आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। आधी रात को कुछ समय के लिए सूर्य दिखाई देता है। इसी तरीके से 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, अतः उत्तरी ध्रुव में दिन की अवधि उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है, जो ध्रुवों पर अत्यधिक 24 घंटे की हो जाती है। इसी तरीके से 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, अतः उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है, अतः दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन रहता है। तो ये आप दिशा के आधार पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे ही ऋतुओं का बनना इंपॉर्टेंट है। ऋतुओं का बनना परिक्रमण, गति तथा पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है, जिसकी वजह से विभिन्न ऋतुएं बनती है। केवल परिक्रमण कहा जाए तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन रात की अवधि भी परिक्रमण और पृथ्वी के अपनी अक्ष पर झुकाव के कारण होती है। एक और इंपॉर्टेंट है, ग्रहण का होना भी इसी गति का परिणाम है। इंपॉर्टेंट है, ग्रहण में हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का आगे अध्ययन करेंगे। उसमें से हम पहला लेके चल रहे हैं सूर्य ग्रहण। बिल्कुल चित्र के रूप में प्रदर्शित करें। ये सूर्य है, यहाँ पर भी सूर्य आपको प्रदर्शित किया गया सूर्य ग्रहण के रूप में, जहाँ पर यहाँ से सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बाहर की लपटें स्पष्ट रूप से दिखाई देती, कोरोना स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर सूर्य है और सूर्य की विकिरण पृथ्वी की ओर गिरती है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ पर बैठे हुए लोगों को सूर्य स्पष्ट रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसी को हम क्या नाम देते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो पृथ्वी पर बैठे, यहाँ पर बैठे लोगों को चंद्रमा बीच में आने के कारण सूर्य स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो पृथ्वी व सूर्य के बीच में चंद्रमा आने के कारण से या पृथ्वी से सूर्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता, अतः इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या का, ये खास बात ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, लेकिन हर अमावस्या को नहीं होता है। क्यों? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं चित्र के रूप में प्रदर्शित करूंगा कि हर अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। इसका क्या कारण है? तो उसका मूल कारण है कि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से 5 डिग्री झुकी हुई है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, दोनों के पथ में 5 डिग्री का अंतराल है। और ऐसी स्थिति में हर अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा नहीं आ पाता, 5 डिग्री झुका हुआ होने के कारण नीचे रह जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, चित्र के रूप में मैं भी आपको प्रदर्शित करता हूँ। तो यहाँ पर आप वापस दूसरी प्रक्रिया देख सकते हैं और यहाँ पर झुकाव को यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर से जो प्रदर्शित की गई है ये पृथ्वी है, ब्लू कलर से प्रदर्शित किया गया है ये चंद्रमा है, और यहाँ येलो कलर से प्रदर्शित किया है ये सन है, सूर्य है। तो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। अगर आप देखें
तो पृथ्वी इस स्थान पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, जो कि आपको ब्लैक लाइन से प्रदर्शित किया गया है, जबकि चंद्रमा जो है ये इस पथ के अंदर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है। और अगर आप देखें तो ये पृथ्वी के परिक्रमण दिशा और ये सूर्य के ये चंद्रमा के परिक्रमण दिशा, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है या डिग्री का अंतर कितना है, 5 डिग्री का। तो इसी 5 डिग्री अंतर के कारण चंद्रमा हर बार सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमेशा या हर महीने नहीं आ पाता है, और इसीलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसी तरीके से सेकंड हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। जब पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में आ जाती है, मतलब सूर्य अपनी जगह पर ही है, पृथ्वी यहाँ पर है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में यदि चंद्रमा आता है तो पृथ्वी के लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देगा, इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा दूसरी दिशा में आ जाए, अर्थात सूर्य के विपरीत दिशा में आ जाए, तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य के विपरीत भाग के अंदर रात होगी, रात में चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई देगा। और यदि ये तीनों एक सीध में है तो पृथ्वी की छाया कहाँ गिरती है, चंद्रमा पर, और ऐसी स्थिति में चंद्रमा की चमक जो कि सूर्य की रोशनी के कारण है, सूर्य की रोशनी की जगह पृथ्वी की छाया गिर जाती है, ऐसी स्थिति में इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आए तो इसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और दोनों ग्रहण में तीनों का एक सीध में होना कंपलसरी है। दूसरी चीज, अमावस्या के दिन हम देखते हैं तो चंद्रमा दिन में कहाँ रहता है, आसमान में रहता है, और रात में यह दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, रात में दिन पूरे दिन भर चंद्रमा आसमान में रहेगा, रात में आसमान से हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में इसे हम अमावस्या कहते हैं, ठीक है। और अमावस्या में चंद्र सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया अगर देखें तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में आ जाए तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण चंद्रमा चमकता नहीं है, इसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा में पूरी रात चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई देता है, जहां से हम देख रहे हैं, भारत के संदर्भ में बात की जा रही है। तो चंद्रमा पूरी रात के अंदर दिखाई देता है, उसी को पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा पे ही चंद्र ग्रहण होने की संभावना होती है। लेकिन वही बात, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। उसका मूल कारण है पृथ्वी की परिक्रमण गति और चंद्रमा की परिक्रमण गति के मध्य 5 डिग्री का झुकाव, ठीक है। चित्र के रूप में देखें, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिर रही है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिर रही है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर बैठे यहाँ के लोगों को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है छाया के कारण, और इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में। और अगर मैं सूर्य ग्रहण की बात करूं तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा घूम करके यहाँ आ जाता है, तो यहाँ बैठे लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देता है, और इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सूर्य क्या होता है, इक्लिप्स नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा क्या है, इसकी अगर मैं यहाँ से यहाँ बात करूँ तो छाया कहाँ से सीधी निकल जाएगी, चंद्रमा पर नहीं गिर रही है। ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण नहीं होगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, इसकी छाया सीधी चली जाती है, चंद्रमा पर नहीं गिर रही है, तो यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण नहीं होता। केवल यही स्थिति है जहाँ पर चंद्र और सूर्य ग्रहण हो सकता है, उसको हम एक और चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको छाया भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जा रही है। ध्यान से देखें, ये सूर्य है और ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, और यहाँ पर चंद्रमा का परिक्रमण पथ है और ये पृथ्वी का परिक्रमण पथ है। इन दोनों के मध्य एंगल कितना है, 5 डिग्री का झुकाव है। इसलिए यहाँ पर भी चंद्रमा होगा तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में न आने के कारण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। यहाँ पर भी है तो पृथ्वी की छाया नहीं गिर रही है, इसलिए चंद्र ग्रहण नहीं होगा। ऐसे ही अगर यहाँ बात करें, सूर्य पर की रोशनी पृथ्वी पर गिर रही है, चंद्रमा की छाया बन रही है, लेकिन ये चंद्रमा सूर्य के और पृथ्वी के बीच में नहीं आ पा रहा है, पथ तिरछा होने के कारण।
यहाँ पर भी चंद्रमा है, लेकिन पृथ्वी की छाया साइड में निकल जाती है, इसलिए पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं गिर रही है, इसलिए यहाँ पर चंद्र ग्रहण नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर चंद्र ग्रहण नहीं हो रहा है, इधर भी चंद्र ग्रहण नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो चंद्रमा बहुत ऊंचा रह जाता है या चंद्रमा इस तल से नीचा रह जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्र ग्रहण नहीं होते। लेकिन इन स्थितियों पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रमा, चंद्रमा, सूर्य। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ सकता है, और यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ सकती है। तो पृथ्वी की छाया गिरे तो इस स्थान पर क्या होगा? चंद्र ग्रहण। और अगर यहाँ सूर्य के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा है तो इस स्थान पर जहाँ छाया गिर रही है वहाँ पर क्या होगा? सूर्य दिखाई नहीं देगा, और इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये स्थिति और ये स्थिति बन रही है जो कि साल में 2 बार हो सकती है, होती है, और इसी के लिए साल में 2 बार सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये सोलर इक्लिप्स को और ये ल्यूनर इक्लिप्स को, अर्थात सोलर सूर्य ग्रहण और लूनार का मतलब चंद्र ग्रहण, दोनों प्रदर्शित किए गए हैं। और यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों की स्थितियां प्रदर्शित की गई है, और इसी जगह पर ये तीनों एक सीध में होते हैं। क्लियर है? तो हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। क्या कारण है? तो सूर्य, ये पृथ्वी के चारों, ये सूर्य के चारों और पृथ्वी की परिक्रमण गति या परिक्रमण पथ और चंद्रमा के परिक्रमण पथ के मध्य 5 डिग्री का झुकाव होने के कारण हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता है। अगली चर्चा करते हैं। वापस इसी सूर्य और ग्रहण को एक बार वापस प्रदर्शित किया गया है। सूर्य है, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, और जहाँ पर चंद्रमा की छाया पूरी पड़ रही है वहाँ पर पूरा सूर्य ग्रहण होगा, और जहाँ पर हल्की गिर रही है वहाँ पर आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तो ये दोनों सूर्य ग्रहण की स्थितियों को प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रमा। सूर्य के या पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की चर्चा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? एकमात्र उपग्रह है जो सूर्य की रोशनी में चमकता है। तो पृथ्वी का अकेला उपग्रह है जो किससे चमक रहा है? सूर्य की रोशनी से चमक रहा है, स्वयं प्रकाशमान नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमण तथा अपनी अक्ष पर घूर्णन गति समान रहती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुल्यकालिक घूर्णन कहते हैं, ये आगे बात आएगी। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमण तथा अपनी अक्ष पर घूर्णन गति समान, अर्थात 27 दिन 8 घंटे की होती है। इसलिए चंद्रमा एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई देता। इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा का परिक्रमण पथ और घूर्णन गति, परिक्रमण गति और घूर्णन गति दोनों ही समान है, 27 दिन और 8 घंटे। इसलिए अर्थात चंद्रमा को अपनी अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में इतना ही समय लगता है, और पृथ्वी के चारों ओर घूमकर परिक्रमण पूरा करने में भी उतना ही समय लगता है। तो परिक्रमण गति और घूर्णन गति दोनों ही समान है, इसलिए चंद्रमा का केवल एक भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है, दूसरा भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई देता है या एक ही हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है, उसका मूल कारण क्या है कि चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों ही समान है। ठीक है। अगला, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, पहली चीज, इसलिए वहां पर जीवन भी नहीं है, अतः इस पर जीवन नहीं है। इसी तरह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल का कौन सा भाग है? लगभग 6ठा भाग है, 1/6 भाग या 6ठा भाग है। अतः चंद्रमा पर वस्तु का भार कितने गुना कम हो जाता है? 1/6 भाग घटकर कम हो जाता है। यदि 36 किलो की वस्तु का भार चंद्रमा पर तोला जाए तो कितना होगा? केवल 6 किलो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में 1/6 की कमी या 6 गुना घटकर कम हो जाता है। अगली प्रकृति देखें। चंद्रमा का परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है, अतः पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी भी क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। तो जिस तरीके से पृथ्वी का परिक्रमण पथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार है, इसलिए सूर्य से दूरी घटती बढ़ती है, वैसे ही चंद्रमा का भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार है, इसलिए इसकी भी दूरी घटती बढ़ती है। यहाँ पर उप आता है तो नजदीक के लिए,
और अप आता है तो दूरी के लिए प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम दूरी पर है तो निकटतम के लिए उप या पेरी शब्द का काम लिया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो पेरी हीलियोन आया था वहां पे, तो यहाँ पेरी जी लिखा जाता है। जी यहाँ पर पृथ्वी के लिए प्रदर्शित किया गया है या पृथ्वी की जी पृथ्वी के लिए काम में लिया गया। तो पहले लिया था वहाँ एलियन सूर्य के लिए, सौर सूर्य के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर भू पृथ्वी के लिए काम में लिया गया है। तो उपभू उप शब्द किसके लिए काम आ रहा है? उप प्रधानमंत्री या उप राष्ट्रपति या उप मुख्यमंत्री, उप नजदीकता के लिए दर्शाया जाता है। तो नजदीकतम दूरी उपभू या पेरिजी कहलाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर है तो अप या एपो किसके लिए लिया जाता है? ये दोनों ही शब्द दूरी के लिए लिए जाते हैं। इसलिए जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर है तब तो कहा जाता है एपोजी या अपभू, और यदि नजदीकतम दूरी पर है तो उपभू या पेरिजी कहा जाता है। चंद्रमा का परिक्रमण काल कितने, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या है देखिए, चंद्रमा का परिक्रमण काल तो कितना है? 27.5 दिन है, लेकिन 27 दिन 8 घंटे, जिसको लगभग इतने लिखा गया, जबकि पूरा है 27 दिन 8 घंटे। तो 27 दिन 8 घंटे हैं, लेकिन पृथ्वी के झुकी होने के कारण किसी स्थान से चंद्रमा को पुनः उसी स्थान तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? परिक्रमण तो 27.5 दिन में लगभग पूरा हो जाता है, लेकिन पृथ्वी झुकी हुई है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा को घूमकर पुनः उसी स्थान पर आने में 29.5 दिन लग जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम किस नाम से दर्शाते हैं? चंद्रमास कहा जाता है। तो वापस देखें, परिक्रमण काल 27.5 दिन लगभग है, लेकिन पृथ्वी झुकी हुई होने के कारण यह चंद्रमा को एक निश्चित स्थान तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? 29.5 दिन। इसलिए यहाँ पर हमने 29.5 दिनों को एक चंद्रमास के रूप में दर्शाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय कैलेंडर व तिथियां चंद्रमास पर आधारित है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर पृथ्वी की घूर्णन गति व परिक्रमण गति पर आधारित है। तो आप ध्यान रखें, वार्षिक और मासिक जो प्रक्रिया है वो जो अंग्रेजी कैलेंडर में दी जाती है वो पृथ्वी और सूर्य की तुलनात्मक गति के रूप में है, जबकि भारतीय कैलेंडर चंद्रमा या चंद्रमास पर आधारित है, जो कि 29.5 दिन के लगभग होता है। अगली बात करते हैं ज्वार भाटा की। ज्वार और भाटा की प्रक्रिया की बात करें तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, इसकी प्रक्रिया को पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखना। ज्वार भाटा किसको कहते हैं? कि जब पृथ्वी के ऊपर जल की अधिकता है और पृथ्वी के बाहर स्थित दूसरे ग्रह या सूर्य पृथ्वी को जब आकर्षित करते हैं, तो चूंकि जल पर लगने वाले आकर्षण बल के कारण जल पृथ्वी सतह से ऊपर उठता है, और जब ऊपर उठेगा तो निश्चित जगह से जैसे ही ऊपर आता है, इसमें जल के अणुओं के मध्य आकर्षण जो है उसमें थोड़ी वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में जल का हम कह सकते हैं प्रसार हो रहा है, और जब जल का प्रसार होगा तो जल पृथ्वी तल से थोड़ा ऊपर आएगा तो ये ज़्यादा जगह में फैलता है, और ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया को हम ज्वार कहते हैं। और जब आकर्षण बल खत्म हो जाता है तो जल वापस अपनी मूल स्थिति में चला जाता है, जल के अणुओं के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाता है और जल का तल थोड़ा घट जाता है। ऐसी स्थिति में फैला हुआ जल वापस अपने मूल स्थान पर लौट जाता है, इसी को हम भाटा कहते हैं। तो पृथ्वी जल के पृथ्वी से ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार, जहाँ पर जल लंबी दूरी तक पहुँच जाता है या ज़्यादा जगह में फैलता है, उसे ज्वार कहते हैं। और जल वापस सिकुड़ जाए और पृथ्वी के ऊपर अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए तो इस प्रक्रिया को भाटा कहते हैं, जहाँ पर फैला हुआ जल वापस मूल स्थान तक पहुँच जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, ध्यान से देखें। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल। तो एक तो है आकर्षण शक्ति और दूसरा है चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। घूर्णन के कारण हमेशा अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। मतलब किसी चीज को यदि धागे से बांध करके गोल घुमाया जाए तो धागा या जो बांधी हुई चीज है वो आपसे दूर जाने की कोशिश करती है। अगर मैं उस धागे को छोड़ दूं तो
घूमने वाली वस्तु दूर चली जाती है और इसी को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो यहाँ अपकेंद्रीय बल के कारण समुद्री जल का नियमित अंतराल पर ऊपर उठना ज्वार और नीचे उतरना वापस भाटा कहलाता है। तो आकर्षण से जल ऊपर उठ रहा है अर्थात फैल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम ज्वार, और वापस सिकुड़ जाता है तो भाटा कहा जाता है। जल ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ता है। यदि पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो अगर ऊपर उठेगा तो क्या होगा, किनारे से ऊपर आ गया तो ये बाहर की ओर फैलना शुरू कर देगा। तो ऐसी स्थिति में जल के ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ता है, उसके ज्वार कहते हैं, जिसमें जल समुद्री तट से आगे तक बढ़ जाता है तथा धीरे धीरे पुनः अपनी मूल अवस्था में लौटता है। जल के नीचे उतरकर मूल अवस्था में वापस पीछे हटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भाटा कहते हैं। ज्वार के व भाटा के मध्य, ये आपको समय ध्यान रखना है, ज्वार व भाटा के मध्य का अंतराल 6 घंटे और 13 मिनट का होता है। प्रत्येक 12 घंटे व 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार व इसी अंतराल पर भाटा की पुनरावृत्ति होती है। यदि 25 घंटे एक दिन में तथा लगभग 25 घंटे में या एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। तो वापस देखें, ज्वार और भाटा के मध्य अंतराल 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट ज्वार और 6 घंटे 13 मिनट के अंतराल के बाद भाटा, मतलब जो जल चढ़ा था वापस अपनी मूल स्थिति में लौट कर चला जाता है। और यदि एक ज्वार वापस दूसरा ज्वार कब आएगा, भाटा के वापस 6 घंटे 13 मिनट बाद, अर्थात 2 ज्वारों के मध्य अंतराल कितना हो जाएगा, लगभग इसका दुगना 12 और 13 का दुगना 26, तो 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार के बाद भाटा, ये ज्वार के बाद दूसरा ज्वार और भाटा के बाद दूसरा भाटा निर्मित होता है। तो ज्वार को कहते हैं जल का फैलाव या ऊपर उठना, पृथ्वी तल से जल का ऊपर उठना या पृथ्वी तल पर जल का फैलना, और भाटा कहा जाता है वापस जल का अपनी मूल स्थिति में चले जाना। अगली बात करते हैं ज्वार के प्रकार। ज्वार अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहला ले रहे हैं दीर्घ ज्वार, या इसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड। दीर्घ ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। ज्वार के उत्पन्न होने का मूल कारण सूर्य व चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला आकर्षण बल है। अतः जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तीनों एक ही सिद्ध में, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी 1 2 3 एक सिद्ध में आ जाए, या फिर इसी तरीके से सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में आ जाए। यहाँ पर तो चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में है या चंद्रमा साइड में, तीनों एक ही सीध में आ जाए तो जल अत्यधिक ऊंचाई तक उठता है, जिसे हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। और दीर्घ ज्वार की स्थिति कब होती है, अमावस्या के दिन होती है या पूर्णिमा के दिन होती है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, तो ये स्थिति सूर्य ग्रहण की है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो, और ये स्थिति है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आए, तो ये पूर्णिमा की स्थिति है जहाँ पर चंद्र ग्रहण होता है। तो यहाँ पर दीर्घ ज्वार अमावस्या को और पूर्णिमा को 2 बार बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों एक ही सीध में रहते हैं। थोड़ा 5 डिग्री परिक्रमण पथ में झुकाव के कारण ये मान में हल्का सा अंतर भी होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के टाइम या चंद्र ग्रहण के टाइम जब तीनों सीध में होते हैं, उस समय ज्वार और भाटा अत्यधिक मात्रा में प्रदर्शित होता है। इसी तरीके से लघु ज्वार या नीप टाइड, दीर्घ ज्वार स्प्रिंग टाइड और लघु ज्वार नीप टाइड कहलाता है। नीप टाइड कब बनता है, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष या वदी में तथा शुक्ल पक्ष या सुदी के सप्तमी और अष्टमी को। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या को तो 7 दिन बाद की बात है, और 7 दिन पहले की बात है। बीच में सप्तमी अष्टमी के दिन या कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी है, अर्थात दिन या महीने के पहले 15 दिवस में पहले पखवाड़े में सप्तमी अष्टमी, दूसरे पखवाड़े की सप्तमी अष्टमी, दोनों में ये लघु ज्वार होता है। और किसका क्या कारण है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोण पर हो, सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है और चंद्रमा यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा इधर भी होगा तब भी वही स्थिति बनती है। ये तीनों क्या हो गए, समकोण स्थिति पर आ गए। तो समकोण स्थिति में है तब लघु ज्वार,
एक ही सीध में है तीनों तो दीर्घ ज्वार होता है। क्लियर है। फिर जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों समकोण पर होते हैं तब लघु ज्वार होता है, जिसमें जल कम ऊंचाई तक उठता है। दीर्घ ज्वार से इसकी तीव्रता लगभग कितने प्रतिशत कम होती है? 20% कम होती है, 20%। अब 20 ही कम क्यों होती है जबकि तीनों सीध में है तो 100% हो रहा है। इसमें 20 कम होने का मूल कारण है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की दूरी क्या है? कम है। तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी ज्यादा होने के कारण सूर्य का आकर्षण बल पृथ्वी पर इतना प्रभाव उत्पन्न नहीं करता जितना कि चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य पृथ्वी पर प्रभाव उत्पन्न करता है। और इसीलिए यहाँ पर लघु ज्वार या लगभग जो लघु ज्वार है वो दीर्घ ज्वार से केवल 20% तक ही प्रभावित होता है, ज्यादा प्रभावित नहीं होता। अर्थात 20% प्रभाव ज्वार और भाटा में सूर्य के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रक्रिया की बात करें, तीसरे प्रकार का ज्वार है जिसको उपभू ज्वार कहते हैं। नाम से पता चल रहा है उप या पेरी जी या पेरी गी बोला था पहले, तो पेरी या उप का मतलब नजदीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है तो उत्पन्न ज्वार को हम उपभू ज्वार कहते हैं, और अधिक दूर है या अधिकतम दूरी पर है तो अपभू ज्वार कहा जाता है। तो जब पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी के न्यूनतम दूरी पर होता है, लगभग कितने हैं? 3,56,000 किलोमीटर पर होता है, तो उच्च आकर्षण के कारण पृथ्वी जल अत्यधिक ऊपर उठता है तथा स्थल में लंबी दूरी तक प्रवेश कर जाता है। इसी को उपभू ज्वार कहते हैं या इसी के लिए पेरिजियन टाइड कहा जाता है। ऐसे ही अप शब्द वही आया है, अप का मतलब है अधिकतम दूरी पर। तो जब भू अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा अधिकतम दूरी पर है, लगभग 4,07,000 किलोमीटर पर है, तब निम्न आकर्षण के कारण उत्पन्न लघु प्रकृति का ज्वार यहाँ पर अपभू कहलाता है। तो उप का मतलब जब नजदीक है चंद्रमा और पृथ्वी तो बड़ा टाइड आएगा, और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम है, अपभू स्थिति है, तो टाइड हमेशा लघु आएगा, छोटा आएगा। इसी को हम अपभू ज्वार कहते हैं। ऐसे ही दैनिक ज्वार भाटा 5वां टाइप हम ले रहे हैं। ठीक है, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, अपभू ज्वार, उपभू ज्वार, और 5वें प्रकार का है दैनिक ज्वार भाटा। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण कौन सा बल उत्पन्न हो रहा है? अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, जो चंद्रमा के आकर्षण बल के प्रभाव में सूर्य से चंद्रमा का आकर्षण बल लगभग दुगुना है। सूर्य से की तुलना में चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के जल पर दुगुना है, क्योंकि यह पृथ्वी से अधिक नजदीक है। ठीक है, तो आकर्षण बल के प्रभाव में कौन सा? अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जो चंद्रमा के आकर्षण बल के प्रभाव में एक दिन में ज्वार व भाटा प्रत्येक स्थान पर 2-2 बार पुनरावर्तित करते हैं, और 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है, और एक दिन में ज्वार 2 बार और 2 बार ही भाटा उत्पन्न होता है। एक बार अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटा, और दूसरी बार चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चूंकि जल कैसा है? तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ एक बार यदि चाहे अपकेंद्रीय बल के कारण ऊपर उठ गया हो या फिर चंद्रमा के आकर्षण के कारण ऊपर उठ गया हो, फिर भी उसे वापस मूल स्थिति में लौटने में समय लगता है। इसलिए दिन में अधिकतम 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा ही उत्पन्न हो सकता है, जिसको हम एक बार अपकेंद्रीय बल के कारण तो दूसरी बार चंद्रमा के आकर्षण के बल के कारण उत्पन्न ज्वार कहते हैं, और इसी को दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। तो वापस ध्यान रखें, अपभू और उपभू ज्वार पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होने के साथ उत्पन्न होता है। ठीक है, उससे ऊपर दीर्घ और लघु ज्वार तीनों पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के सीध में होने पर उत्पन्न होता है, या समकोण स्थिति पर या आने पर उत्पन्न होता है। जबकि यदि मैं यहाँ बात करता हूँ तो दैनिक ज्वार भाटा अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा के आकर्षण दोनों बलों के विपरीत प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। एक और जगह का नाम दिया गया है कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। ये आपको नाम याद रखना है। तो कहाँ पर? इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित जगह का नाम है साउथहैम्पटन में ज्वार
प्रतिदिन कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। और क्यों आ रहे हैं इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जगह और 4 बार ज्वार उत्पन्न होने का स्थान आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, साउथहैम्पटन। अगली हम चर्चा कर रहे हैं यही वापस दीर्घ और लघु ज्वार की स्थितियां क्या क्या है, जल कैसे ऊपर उठता है, वापस मूल स्थिति तक लौट जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप चित्र के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, सूर्य है। पहली स्थिति में अगर आप देखें तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सीध में है, इसलिए जल चंद्रमा की ओर या सूर्य और चंद्रमा की ओर फैला हुआ है, तो उसकी विपरीत दिशा में भी फैला हुआ है। अर्थात पृथ्वी के इस भाग में यदि जल ऊपर उठता है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे भाग में भी जल ऊपर उठेगा, अर्थात आमने सामने जल उत्पन्न होता है या उठता है, तो इधर भी दीर्घ ज्वार होगा और इधर भी दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है, जिसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। इसी तरीके से यदि चंद्रमा यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, दोनों 90 डिग्री के कोण पर स्थित है, समकोण पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में भी जल किस ओर उठ रहा है? ध्यान रखना, चंद्रमा की ओर, क्योंकि सूर्य अधिक दूरी पर है जबकि चंद्रमा कम दूरी पर है, इसलिए जल चंद्रमा की ओर ऊपर उठ रहा है, तो उसके जस्ट विपरीत दिशा में भी ऊपर उठेगा, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु ज्वार। तो यहाँ पर दूरी ज्यादा होगी, अर्थात ज्यादा ऊंचाई तक जल उठेगा, ज्यादा दूरी तक फैलेगा, जबकि यहाँ पर कम दूरी पर फैलता है, कम ऊंचाई तक उठता है, इसलिए इसको लघु ज्वार और इसको हम दीर्घ ज्वार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सेम यही स्थितियां 2 बार वापस दर्शाई गई है, समकोण पर स्थिति लघु ज्वार और रेखीय स्थिति दीर्घ ज्वार। ये वाली स्थिति जिसमें चंद्रमा यहाँ पर है, इस स्थिति के कारण क्या संभावना रहती है? ये स्थिति पूर्णिमा के दिन बनती है और यहाँ पर चंद्र ग्रहण की संभावना होती है, और ये स्थिति सूर्य ग्रहण की ओर की स्थिति को प्रदर्शित करती है, और ये सामान्यतः अमावस्या के दिन उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये वाला जो ज्वार दिया गया है दीर्घ ज्वार, ये अमावस्या का दीर्घ ज्वार है। यहाँ पर जो दीर्घ ज्वार दिया गया है ये पूर्णिमा का दीर्घ ज्वार है, और बाकी जो दोनों हैं सप्तमी अष्टमी को प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये दोनों ही लघु ज्वार या नीप टाइड को दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति एक और बन रही है, देखिए। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा आदि की क्या क्या स्थितियां होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ें। टॉपिक थोड़ा लंबा भले ही है, लेकिन आगे हर एक कंपटीशन में इससे संबंधित जो सवाल आएंगे उनको आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अतिरिक्त पॉइंट और हैं टॉपिक के, वो मैं लेके चल रहा हूँ, जिसमें दिया गया पुच्छल तारा या धूमकेतु या फिर इसको कमेट बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दर्शा रखा है जिसमें एक चमकीला सिर और लंबी सारी धुंधली जगह के रूप में पुच्छ उपस्थित या पूंछ के रूप में संरचना दिखाई दे रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं या कमेट कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, पुच्छल तारा, पूंछ बहुत लंबी होती है, इसलिए इसको हम पुच्छल तारे के नाम से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हिम और बर्फ और गैस के गोले के रूप में होता है। क्या स्थिति है? सौर मंडल में यह सौर मंडल का हिस्सा है, क्योंकि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर निश्चित परिक्रमण पथ में या सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहे होते हैं। पथ निश्चित नहीं होता है, इसलिए इनको ग्रह नहीं कहते, लेकिन ये सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल के बाहर जमी हुई गैसों, सौर मंडल के बाहर, लेकिन ये इसका हिस्सा माना जाता है। तो सौर मंडल के बाहर जमी हुई गैसें कौन कौन सी है? जल है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया के बादल जो सूर्य के समीप आने पर पिघल कर गैसों की लंबी पूंछ बनाते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं? धूमकेतु कहते हैं। तो जल, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैसों से निर्मित बादलों को जब सूर्य के नजदीक पहुंचेंगे तो सूर्य की रोशनी के कारण यह प्रसारित होकर फैलते हैं और चमक उत्पन्न करते हैं। इन्हीं को हम धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु वह सिरा जो सूर्य की तरफ होता है, गैसीय प्रसार के कारण चमकीला दिखाई देता है, उसे तो हम सिर कहते हैं। तो यहाँ पर जो जगह दर्शा रखी है इसको कहा जाता है सिर, और बाकी वाला जो हिस्सा जो प्रसार कर रहा है इसको हम पुच्छ के नाम से दर्शाते हैं। चमकीला दिखाई देता उसे सिर, अतः धूमकेतु के 2 भाग होते हैं, सिर और पूंछ। उदाहरण के रूप में हेली धूमकेतु लगभग 76 साल के अंतराल पर दिखाई देता है, जो कि 1910 में और 1986 में देखा गया था।
1986 के अंदर ये धूमकेतु मैंने सुबह 7:10 कर देख रखा है और 1986 की बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और वापस 76 साल के बाद में एक बार पुनः दिखेगा, ये इसके साथ 76 और जोड़ दिए जाएं तो आपको अगला समय भी निर्धारित हो जाएगा। दूसरा है, एक तो हेली धूमकेतु और ये नेक्स्ट है हेली-बॉप धूमकेतु। हेली-बॉप धूमकेतु ये या पुच्छल तारा सबसे चमकीला और प्रकाशमान धूमकेतु है, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। तो धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों से निर्मित बादल है जो सूर्य के नजदीक आने पर चमक कर प्रसारित होता है और सिर और पुच्छ दो भागों में दिखाई देता है। इसी को हम धूमकेतु या कमेट या पुच्छल तारा कहते हैं या पूंछ वाला तारा कहते हैं। ये पुच्छ वाले तारे का एक और चित्र है जो कि यहाँ से लिया गया है और ये हेली धूमकेतु के चित्र के रूप में दर्शाया गया है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं तारे या स्टार्स। तारे या स्टार क्या हैं? सबसे पहली शर्त है, तारे के लिए स्वयं प्रकाशमान होना अनिवार्य है और स्वयं प्रकाशमान तारे के अंदर संलयन क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन गैसें या हाइड्रोजन नाभिक आपस में संयोजित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, अर्थात संलयन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है और यहाँ पर पृथ्वी से नजदीक यदि किसी तारे को कहा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित जो सूर्य है ये पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बने स्वयं प्रकाशमान आकाशीय पिंड तारे कहलाते हैं, जैसे सूर्य भी एक तारा है। संलयन क्रिया के द्वारा तारे प्रकाश उत्पन्न करते हैं या चमकते हैं। तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण टुकड़ों में पृथ्वी तक पहुंचता। ध्यान रखना, कौन सी प्रक्रिया के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण टुकड़ों में पृथ्वी तक ये प्रकाश पहुंचता है। इसी को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा? अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। तारों का रंग उनके तापमान को प्रदर्शित करता है। तारा यदि लाल से नीले या सफेद रंग में परिवर्तित होना ताप में वृद्धि को दर्शाता है। लाल रंग के तारे का ताप सबसे कम और सफेद रंग के तारे का ताप सबसे अधिक होगा, जो कि हम रात को अगर देखें तो आसमान में तारों को देख करके रंग से पहचान सकते हैं कि कौन से तारे का ताप सबसे अधिक और कौन से तारे का ताप सबसे कम। तो लाल तारे का ताप सबसे कम, सफेद तारे का ताप सबसे अधिक होगा। लाल तारा निम्न तापमान का, पीला उससे अधिक तापमान का और नीला व सफेद सबसे उच्च तापमान का होता है। तो ये क्रम के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरीके से सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये भी एक नाम ध्यान रखना, ये सेकंड नंबर का तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। या फिर कहा जाए सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो फिर आपको नाम आएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी, या इसको अल्फा सेंटोरी सी के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी के नजदीक ये दूसरा तारा है। सूर्य के अतिरिक्त कहे तो ये हो जाएगा और सबसे नजदीक तारा कहे तो सूर्य लिखना है। ध्रुव तारा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित तारा जो पृथ्वी से हमेशा स्थिर दिखाई देता है, यह दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखता है। इसकी पहचान सप्तऋषि मंडल से की जाती है। यह भी मैं आपको तारा मंडल के अंदर सप्तऋषि मंडल लेंगे तो वहां से हम ध्रुव तारे को कैसे पहचानते हैं उसकी प्रक्रिया भी प्रदर्शित होगी। अब स्थिति ये है कि पृथ्वी में यदि हम पृथ्वी के घूर्णन की बात करें तो अगर कोई तारा यहाँ पर स्थित है तो पृथ्वी को कितना ही घुमा दीजिए, इस तारे की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो भी तारा यहीं दिखेगा, इधर बैठ के देखूंगा तो भी तारा मुझे यहीं दिखेगा। तो चूंकि ये पृथ्वी की अक्ष के बिल्कुल ऊपर है, इसलिए इसको हमने ध्रुव तारा कहा है और ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर की ओर स्थित है, इसलिए यह दक्षिणी ध्रुव से दिखाई नहीं देता। चूंकि हम लोग इंडिया के अंदर उत्तरी ध्रुव में स्थित है, इसलिए हमें ये तारा स्पष्ट रूप से स्थिर अवस्था में दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ नीचे चला जाऊँ तो यहाँ से मुझे ये ध्रुव तारा या उत्तरी ध्रुव तारा दिखाई नहीं देगा, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध से, ये दक्षिणी ध्रुव नहीं, दक्षिणी गोलार्ध मतलब इससे नीचे जो यहाँ पर जो बाकी लोग रह रहे हैं वहाँ से ये तारा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश की ओर स्थित है तो वहाँ से हम इस तारे को देख सकते हैं, और अगर दक्षिणी अक्षांश की ओर स्थित हैं तो वो लोग इस तारे को नहीं देख पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित तारा है जो पृथ्वी से हमेशा स्थिर दिखाई देता है, जो दक्षिणी गोलार्ध से, गोलार्ध का मतलब पृथ्वी का गोले का अर्ध मीन्स आधा भाग, पृथ्वी के अर्ध भाग या आधे गोले वाले भाग अर्थात भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग से ये तारा दिखाई नहीं देता है। और इसकी पहचान करने के लिए अभी मैं बताऊंगा सप्तऋषि मंडल से हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, और ये ध्रुव दिशा के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सभी तारे पूर्व से पश्चिम में गति करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? सभी तारे पूर्व से पश्चिम में, सूर्य भी पूर्व से पश्चिम में जा रहा है बस, तो तारे भी पूर्व से पश्चिम में। कारण कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है और परिक्रमण भी इसी तरीके से करती है। क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों ही पश्चिम से पूर्व दिशा में, इसलिए सारे तारे हमें पूर्व से पश्चिम में चलते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य भी हमें पूर्व से पश्चिम में चलता हुआ दिखाई देता है। तारों से रेडियो तरंगें निकलती है, इंपॉर्टेंट है। ओम ओम अर्थात ओम की जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो तारों से रेडियो तरंगें जो निकलती है उसी से उत्पन्न हो सकती है, जिनसे इनका अध्ययन किया जाता है। तो तारों का अध्ययन हम उनसे निकलने वाली रेडियो तरंगों की सहायता से करते हैं। तारे दिन में भी आसमान में स्थित होते हैं, दिन में भी आसमान में तारे होते हैं, लेकिन प्रकाश ज्यादा होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते। जैसे ही प्रकाश कम होता है या सूर्य की रोशनी कम होती है, ये हमें दिखना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते हैं। जैसे पूर्णिमा को तारे कम दिखाई देते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के समय रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश इतना तेज होता है कि उसमें भी तारों को आसानी से देखना संभव नहीं। जबकि सबसे स्पष्ट तारे कब दिखते हैं? अमावस्या की रात्रि में सबसे स्पष्ट तारे दिखाई देते हैं, और सर्वाधिक मात्रा में तारे भी उस समय दिखाई देते हैं। और तारों को अगर बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से देखना है तो ऐसे दूरस्थ स्थान पर चले जाइए जहां आसपास में दूरी पर या बहुत लंबी दूरी पर या कई किलोमीटर तक कोई प्रकाश नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, नाइट में कोई लाइट नहीं लगी हुई है, तो वहां से हम तारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्टार्स आपने देखा होगा स्पष्ट रूप से, हम इसको ये चित्र के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं, इसी रूप में तारे दिखाई देते हैं। फोटोग्राफ के रूप में ऐसे आएंगे, जबकि वास्तव में ये सामान्य टिमटिमाते हुए पिंडों के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम एक अतिरिक्त सूचना की बात कर रहे हैं, और वो है सुपरनोवा। ये एक तारे की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो सुपरनोवा क्या है? बड़े आकार के तारों में विस्फोट होता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। तो अर्थात बहुत बड़े आकार के, विशाल आकार के तारे के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही डॉपलर प्रभाव की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना महत्वपूर्ण पार्ट है कि डॉपलर प्रभाव की सहायता से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे तारे या पृथ्वी से दूर जा रहे तारे का पता लगाया जाता है। डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ये आपने फिजिक्स में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। डॉपलर प्रभाव की सहायता से हम पृथ्वी के नजदीक या दूर जाने वाले तारे की पहचान कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसकी प्रक्रिया यहाँ देखें। पृथ्वी से दूर जा रहे तारे की तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। तरंग दैर्ध्य का मतलब है हम लैम्डा की बात कर रहे हैं, ये बढ़ती है। ऐसा क्यों है? दूर जाने वाले तारे की तरंग दैर्ध्य क्यों बढ़ रही है? उसका रीजन है कि सूत्र होता है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ये तरंग दैर्ध्य है, ये ऊर्जा है। अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। अगर ऊर्जा घटती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? बढ़ेगा। तो कोई भी तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य में लगातार वृद्धि होगी, क्योंकि ऊर्जा में कमी जाएगी। ठीक है, और इसी को मापने की प्रक्रिया के लिए हम डॉपलर प्रभाव का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से ऊर्जा घटती है, जिससे स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट कहा जाता है। तो क्या हो रहा है? तारा दूर जा रहा है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, और तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते का क्रम हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। और 7 रंगों का क्रम ऐसे होता है विबग्योर या मे नी आ ह पी ना ला। मैं बाएं से दाएं की बात कर रहा हूं, जहां तरंग दैर्ध्य लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इस तरीके से अगर देखें
विबग्योर लिखा है। इस तरीके से यदि देखा जाए तो क्या स्थिति बनती है, देखिए तरंग दैर्ध्य लगातार बढ़ रहा है और चूंकि तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो बैंगनी से ये रंग किस ओर शिफ्ट हो रहा है, लाल की ओर। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो लाल की ओर तरंग दैर्ध्य शिफ्ट हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, रेड शिफ्ट कहते हैं। तो रेड शिफ्ट प्रभाव अगर उत्पन्न हो तो तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, और अगर उल्टा चले, बैंगनी या नीले की और ब्लू कलर की और ब्लू शिफ्ट हो, तो उसे हम क्या कह देंगे कि वह तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है। तो पृथ्वी से नजदीक आ रहे तारे का तरंग दैर्ध्य घटता है, ऊर्जा बढ़ती है, इसी को हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो ऊर्जा का बढ़ना ब्लू शिफ्ट, ऊर्जा का घटना रेड शिफ्ट, तारे का पृथ्वी से दूर जाना रेड शिफ्ट, नजदीक आना ये हमेशा ब्लू शिफ्ट कहलाता है। क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम डॉपलर प्रभाव की सहायता से तरंग दैर्ध्य में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कर पृथ्वी से दूर जा रहे तारे और नजदीक आ रहे तारे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गर्म और ठंडे तारे के लिए भी जिस तारे का ताप कम होगा वो लाल दिखाई देगा, और जैसे जैसे ताप में वृद्धि होगी वैसे वैसे ये नीले से होते हुए किसमें परिवर्तित हो जाता है, सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब है मैं अंतिम बिंदु है चैप्टर का, तारा मंडल, ठीक है, या इसी को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तारा मंडल, तारों का समूह जो आसमान में हमें यहाँ से दिखाई देता है, जो एक निश्चित आकृति के रूप में होता है, उसी को हम तारा मंडल कहते हैं। तारों का समूह तारा मंडल। सोलर, सूर्य और उनके ग्रह और उपग्रहों का समूह सूर्य मंडल कहलाता है। ऐसे तारों के समूह को हम तारा मंडल कहते हैं। आकाशीय तारों का समूह जो आकाश के निश्चित क्षेत्र में एक व्यवस्थित पैटर्न का निर्माण करता है, उसी को हम तारा मंडल कहते हैं। एक निश्चित पैटर्न बनाए उसी को तारा मंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि मंडल, अभी जैसे मैंने बात की थी, उसी का दूसरा नाम है बिग डीपर या प्लो, या प्लो को हम हल भी कहते हैं, आकृति हल की तरह की होती है। या इसी का दूसरा नाम है उर्सा मेजर या अर्सा मेजर, या तीसरा इसका नाम है ग्रेट बियर भी तारा मंडल भी कहते हैं। तो सप्तऋषि मंडल, बिग डीपर, ग्रेट बियर, उर्सा मेजर, प्लो, हल, ये सभी एक ही तारा मंडल सप्तऋषि मंडल के अलग अलग नाम है, जो उसकी आकृति या संरचना के रूप में जो यहाँ से हमें दिखाई देती है उसी के आधार पर रखे गए हैं। ओरियन कैसियोपिया, ओरियन कैसियोपिया या तुला राशि जिसको कहा जाता है, या लियो मेजर या शेर या लॉयन कुत्ता या द डॉग, ये सभी भिन्न भिन्न तारा मंडलों के नाम है। इसके अलावा चांद व बादल रहित आसमान में अगर रात्रि में चंद्रमा नहीं है, अमावस्या की रात है और बादल भी नहीं है आसमान में, तब तारा मंडल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आकाश में कुल, ये इंपॉर्टेंट अंक ध्यान रखना, 89 तारामंडल मिलकर वर्ष पर्यंत आसमान में निश्चित सीमा बनाते हैं। क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है तो विभिन्न तारामंडलों से या नक्षत्रों से होकर गुजरती है, और ऐसे कुल तारामंडल कितने हैं, 89 या 89 तारामंडल पूरे वायुमंडल आसमान में या ब्रह्मांड में उपस्थित है, जहाँ से हम होकर के पृथ्वी गुजरती है या वर्ष पर्यंत पृथ्वी गुजरती है। इंपॉर्टेंट है। तो तारामंडल 89 संख्या में उपस्थित है। अब हम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के तारामंडल कैसे दिखाई देते हैं, उनकी प्रक्रिया। दिखाई देने वाले चमकीले तारों के अलावा भी, जिनसे हमने तारामंडल या तारा की संरचना या मंडल की संरचना बनाई है, उसके अलावा भी कई तारे तारामंडल का हिस्सा होते हैं। तारामंडल के तारे समान दूरी पर नहीं होते, लेकिन हमें एक ही दृश्य पथ में दिखाई देते हैं। एक तारा यहाँ पर है, एक यहाँ पर, लेकिन मैं जब सामने से देखूंगा तो दोनों एक ही पथ में दिखाई देते हैं या एक ही दृश्य पथ में आते नजर आते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के समय वर्ष पर्यंत भिन्न भिन्न तारामंडल दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर पूरे साल भर में जो परिक्रमण कर रही है, उसमें भिन्न भिन्न तारामंडल हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं ग्रह, नक्षत्रों व तारामंडलों की सहायता से ही ज्योतिष शास्त्र का जन्म हुआ है, जिसमें
अलग अलग राशियों के नाम या उनके चित्र के हिसाब से अलग अलग तारामंडलों के नाम राशियों के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं या अलग अलग तारामंडल के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। अर्थात पूरा ज्योतिष शास्त्र ग्रह, नक्षत्र और तारामंडलों के निश्चित आकृतियों या उनके प्रभावों से संबंधित शास्त्र है। तारामंडलों का उपयोग प्राचीन काल में रात्रि के समय नाविक या जहाज चालक अपना रास्ता खोजने के लिए काम में लेते थे, जिसमें उत्तरी ध्रुव की ओर है तो ध्रुव तारा सबसे महत्वपूर्ण भाग अदा करता है, अर्थात दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। और यहाँ पर कुछ तारामंडल आपस में जोड़ के प्रदर्शित किए गए हैं, आप देख सकते हैं। जहाँ पर ये ड्रैको यहाँ निर्मित किया गया, इस तरीके से ये चलते हुए यहाँ पर ये संरचना बनाता है। ऐसे ही एक यहाँ पर आपको सप्तऋषि मंडल दिया गया, उर्सा माइनर लिखा गया, छोटा वाला ऋषि मंडल है, और ये है उर्सा मेजर, बड़े वाला सप्तऋषि मंडल। तो जिसमें 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस उर्सा मेजर या सप्तऋषि मंडल के यदि इन 2 तारों को सीध में कर दिया जाए तो यहाँ से जो तारामंडल ये दिखाई दे रहा है, इसी को हम ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारा जिस पूंछ पर स्थित है, ये ध्रुव तारा है, एक ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, और इनको आपस में अगर मिला दिया जाए तो इस तरह की संरचना बनती है। और ये एक पेन की तरह है, फ्राइंग पैन की तरह दिखाई दे रहा है, तो उसी की तरह की संरचना बनती है, और यहाँ पर ये ध्रुव तारा उपस्थित है। इसी तरीके के अन्य तारामंडल भी दिए हुए हैं, ये इस रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये आपके तारामंडल इस रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ये तारामंडल इस रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ये तारामंडल दिया है, ये तारामंडल दिए। इस तरीके से समान चमकीले तारों को आपस में जोड़कर या सबसे अधिक चमकीले तारों को आपस में जोड़कर जो संरचना बन रही है, उस संरचना को हम देख करके हम एक निश्चित तारामंडल या एक निश्चित आकृति जहन में ला करके एक निश्चित तारामंडल का नामकरण करते हैं। यहाँ चूंकि 7 तारे हैं, उनको अगर आपस में मिला करके एक निश्चित आकृति बनाते हैं, तो इसलिए इसी का नाम क्या रखा गया है, सप्तऋषि मंडल। यहाँ पर भी 7 तारे, ये भी 7 तारे, ये सप्तऋषि मंडल, ये छोटा सप्तऋषि मंडल। ये हल्की तरह की आकृति भी प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसको हम प्लॉ या हल भी कहते हैं। बिग डिपर भी कहा जाता है, तो ये स्मॉल डिपर के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न तारामंडल यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। अब हम कुछ 1-2 तारामंडलों का वर्णन करेंगे और अपनी प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे एक मुख्य तारामंडल है ओरियन तारामंडल, जिसको मृगशिरा कहते हैं। ओरियन तारामंडल, जिसको क्या नाम दिया गया है, मृगशिरा कहा गया है। ये भव्य तारामंडल में 8 तीव्र प्रकाशमान तारे हैं। कितने हैं? 8 तीव्र प्रकाशमान तारे हैं। और ओरियन उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के समय दिखाई देता है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। हम भारत के संदर्भ में ही चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के समय दिखाई देने वाले इस मंडल को हम ओरियन तारामंडल कहते हैं या मृगशिरा तारामंडल कहा गया है। चमकीला तारा सीरियस ए ओरियन के निकट दिखाई देता है, और इसे हम न टूटने वाले गदा युक्त शिकारी भी कहते हैं। न टूटने वाले गदा युक्त शिकारी भी कहते हैं। कैसे? देखिए, पहली जो संरचना इधर दे रखी है, ये वास्तव में इस शिकारी को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें तारे कितने देखिए, एक ये है, दूसरा ये है, 3 ये है, एक ये है, एक ये। कितने हो गए? 4 और 3 7, और 8वां तारा कौन सा है? ये वाला है। तो ये मिल करके एक निश्चित प्रकार की संरचना बनाते हैं, और यही संरचना इधर साइड में बना करके प्रदर्शित की गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां संरचना को यहाँ इस रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 1 2 3 4 5 ये 3 सेट, 2 ये तारे और ये एक ऊपरी तारा। ठीक है, या इस तारे को नहीं गिने तो एक यहाँ पर तारा है। तो इस तरीके से 8 गहरे रंग के चमकीले तारों को मिला करके इस तरह का एक न टूटने वाले गदा युक्त शिकारी को बनाया है, जिसमें ये शिकारी की बेल्ट 3 तारों से मिलकर बनी है और नीचे एक तलवार है। और इस तरीके की संरचना को हमने न टूटने वाले गदा युक्त शिकारी के नाम से प्रदर्शित किया है। और ये सर्दियों में दिखाई देता है, ये इम्पोर्टेंट है। और अभी इन दिनों के अंदर आप देखें तो शाम के टाइम में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, या
गर्मियाँ शुरू होने तक भी ये दिखाई देता है। आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और एक फिल्म भी इसी के ऊपर बनी गई है, 1000 या 10,000 BC, 10,000 BC के नाम से एक मूवी है। अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो वहाँ पर ये संरचना है कि उस ज़माने में लोग किस तरीके से सोचते थे, ये प्रक्रिया शिकारी के रूप में वहाँ पर दिखाई गई है। और ये आपने बचपन में भी सुना होगा, या गांव में अगर आप रहते हैं वहाँ पर भी आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ये हिरण्य कहलाती है। ये 3 लाइनें जो दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है, हिरण्य कहलाती है। और इसी हिरण को ही हम क्या कहते हैं, मृग कहते हैं। तो मृगशिरा या हिरण्य कहा जाता है। ये शाम के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इंपॉर्टेंट है। और ये मुख्य तारामंडल की जानकारी का पहला हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो न टूटने वाले गदा युक्त शिकारी, मृगशिरा तारामंडल, ओरियन तारामंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड हम ले रहे हैं सप्तऋषि मंडल या ग्रेट बियर या बिग डिपर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 7 तारों का समूह, ये भालू जैसा दिखाई देता है। इन तारों को काल्पनिक रेखाओं से मिलाने पर हैंडल युक्त कड़ाही बनती है, हैंडल वाली कड़ाही बनती है, या बड़ी कलछी प्रतीत होती है। कलछी सामान हिलाने के लिए या सब्जी बनाते समय जो कलछी होती है, उस कलछी की तरह प्रतीत होती है। गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में ये स्पष्ट रूप से सप्तऋषि मंडल उत्तरी ध्रुव या उत्तरी दिशा के अंदर दिखाई देता है, या ध्रुव दिशा में दिखाई देता है। उसमें से ये बिग डिपर, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तारे होंगे, इस तरह की संरचना बनेगी। और ध्रुव तारा ढूंढना हो तो सप्तऋषि मंडल स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए, तब इन 2 तारों को सीध में एक लाइन खींच देना, और उसी की सीध में जो दिखाई देगा वही नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा है। और यही ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव के ऊपर या पृथ्वी की अक्ष के सीध में उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है, इसलिए यह स्थिर दिखाई देता है। ठीक है, और शादी में इस तारे को देखना शुभ माना जाता है, इसलिए रात्रि में शादी के समय इसको दोनों जोड़े को या जोड़े को दिखाया जाता है। इसी तरीके से इस तारे से ही हम दूसरा लिटिल डिपर या दूसरे प्रकार का दूसरा छोटा सप्तऋषि मंडल भी बनाते हैं। 1 तारा है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और 7 के रूप में दिखाया गया है। तो ये बिग डिपर, सप्तऋषि मंडल के यहाँ पर 2 सिरे वाले जो तारे हैं उनको जोड़ सीध में लंबी रेखा तक देखें ऊपर से नीचे की ओर, तो आपको ये नॉर्थ स्टार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। रात्रि काल के समय शहर में नहीं दिखता, लेकिन गांव में जाए तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और इसी के से हम दूसरा लिटिल डिपर भी ढूंढ सकते हैं, और यहीं से 7 तारे गिनना शुरू करें तो ये संरचना निर्मित होती है। अगला है, इस मंडल को हम हल या प्लो, बिग डिपर, ग्रेट बियर, अर्सा मेजर जैसे कई नामों से जानते हैं। सप्तऋषि मंडल के अंतिम 2 तारों को हम पॉइंटर बोलते हैं। इन दोनों के लिए क्या शब्द काम में लिया जाता है, पॉइंटर। और पॉइंटर क्या काम करता है, पॉइंट करता है नॉर्थ पोल को। तो सप्तऋषि मंडल के अंतिम 2 तारों को सूचक या पॉइंटर कहते हैं, जिनको मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाने से यह ध्रुव तारे से मिलती है। ग्रेट बियर की पहचान ध्रुव तारे से रेखा खींचकर की जाती है। तो आप ध्रुव तारे से रेखा खींच के भी इसकी पहचान कर सकते हैं, और इसकी पहचान हो जाए तो ध्रुव तारे से जुड़ते हुए इसकी लिटिल डिपर की पहचान भी हम आसमान में कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आप इसको देख सकते हैं, कभी मौका मिले तो आप इसको जरूर देखिए। यहाँ पर 2 और एग्जाम्पल लिए गए हैं, जिसमें इधर आपको कैनिस मेजर के नाम से ऋषि मंडल बताए गए हैं, जिसमें गहरे रंग के तारे हैं और इनको आपस में जोड़ के प्रदर्शित किया गया है। इसी तरीके से बिग डिपर ये बना रखा है, सप्तऋषि मंडल है। और ध्रुव तारा अगर देखें तो ये होगा, क्यों, यहाँ से हम इन 2 को जोड़ करके सीधी लाइन खींचें तो ये ध्रुव तारे को जोड़ती है। और ध्रुव तारे के इधर ये जो संरचना बनी हुई है, यह संरचना इस रूप में बनाई गई है। देखें तो इस तरीके से ये छिपकली के रूप में, ड्रेको के रूप में दिखाई देती है। और ये सबसे बड़ी संरचना के रूप में ड्रेको तारामंडल है। और ये उत्तरी ध्रुव से लेकर, इधर उत्तरी ध्रुव है और इधर से ऊपर से लेकर नीचे तक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी तरीके से हम अगली बात करें, लघु सप्तऋषि मंडल या अर्सा माइनर या लिटिल बियर
भालू के रूप में, इसलिए इसको लिटिल बियर या छोटा भालू कहते हैं। बड़ा भालू सप्तऋषि मंडल, छोटा भालू ये उर्सा माइनर के रूप में दर्शाया गया है। सप्तऋषि मंडल के निकट स्थित ये भी 7 तारों से मिलकर बना है। इसका आकार छोटा है। छोटी कड़ाई के हैंडल में स्थिर तारा भी ध्रुव तारा है। तो छोटी कड़ाई में जो तारा बताया था वहीं से हम इसकी गिनती करते हैं और वहां पर ये ध्रुव तारा कड़ाई के हैंडल के रूप में उपस्थित होता है। अतः इस तारा मंडल को हम क्या नाम देते हैं? ध्रुव तारा मंडल। तो ध्यान रखना, सप्तऋषि मंडल, ग्रेट बियर, और उससे हम पहचान करते हैं ध्रुव तारे की। और ध्रुव तारे से निर्मित दूसरा सप्तऋषि मंडल है जिसमें ध्रुव तारा शामिल है, तो उसको हम नाम देते हैं लिटिल बियर। और इस तारा मंडल को ही हमने क्या नाम दिया है? चूंकि ध्रुव तारा इसके साथ सम्मिलित है इसलिए इसको ध्रुव तारा मंडल या पोल स्टार कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। और लास्ट हम बात कर रहे हैं कैसियोपिया। सर्दियों के प्रथम प्रहर में उत्तर दिशा में अंग्रेजी के बड़े अक्षर W या फिर M के रूप में, W या M के विकृत रूप में इस तरह की संरचना दिखाई देती है, उसी को हम कैसियोपिया कहते हैं। एग्जैक्ट होता नहीं, थोड़ा तिरछा होता है, लेकिन इस तरह की संरचना बनती है। ऐसे ही अति विशाल तारा मंडल या जिसको हाइड्रा या समुद्र का नाग कहते हैं, तो हाइड्रा आकाश के चौथाई भाग को घेरे रहता है और ये जनवरी से फरवरी तक स्पष्ट दिखाई देता है। अभी अगर मौका मिले तो आप इसको देखिए। ये लंबा व घुमावदार नाग जैसी आकृति बनाता है और ये सबसे बड़े तारामंडल के रूप में प्रदर्शित होता है। तो इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे ड्रेको बताया था उस तरीके से ये हाइड्रा अति विशाल नाग के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम हाइड्रा और अभी जो बताई गई संरचना है वो दोनों सेम है और ये बड़े आकार के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये हाइड्रा सबसे बड़े तारामंडल के रूप में उपस्थित है। और अब हम लास्ट बात कर रहे हैं नक्षत्र और राशियों की। सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने हैं। ज्योतिष शास्त्र के 2 शब्द हैं, नक्षत्र और राशियां। नक्षत्र, पृथ्वी के चारों ओर टोटल कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र को पार कर लेता है, जबकि पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है। लगभग 14 दिन, एग्जैक्ट नहीं है, 14 दिन में पार करती है। अश्विनी कुछ नाम है, अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आद्रा, विशाखा, अनुराधा, रेवती आदि ये इसके नाम है जो कि नक्षत्र कहलाते हैं। तो टोटल कितने हैं? पृथ्वी के चारों ओर 27 नक्षत्र हैं, जिसमें चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र पार करता है, जबकि पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है। और पूरे 12 महीने के अंदर पृथ्वी 27 नक्षत्रों को क्रॉस करती है। और उसी के आधार पर ज्योतिष के अंदर जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें अलग अलग प्रकार के प्रभावों को प्रदर्शित किया रहता है जो इन्हीं नक्षत्रों पर आधारित है। और अंतिम बात है राशियां, या जिसको कहा जाता है स्टार ग्रुप्स या तारों का समूह। तो तारों के समूह में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए जिन तारा समूहों से गुजरती है, जो भिन्न भिन्न तारा समूहों से गुजरती है, उसी को हम राशियां कहते हैं। जो तारामंडल है वो तो वर्ष पर्यंत दिखाई देते हैं या स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और यहाँ पर गुजरने वाले जहाँ जैसे पृथ्वी उसको पार कर देती है उसके बाद में उस निश्चित ताराओं के समूह को हमने राशियों के रूप में प्रदर्शित किया है। तो जिन तारा समूह से पृथ्वी गुजरती है उन्हीं को हम राशियां कहते हैं या स्टार ग्रुप्स कहते हैं। आकृति के अनुसार इनके नाम रखे गए हैं और इनकी राशियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो पृथ्वी एक महीने में एक राशि को क्रॉस करती है। पृथ्वी एक महीने में एक राशि को पार कर लेती है। और राशियों में 12 राशियां हैं। कौन कौन सी हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं। और आपकी भी जब कुंडली लिखी जाती है तो उस समय राशि लिखते हैं कि आपकी राशि क्या है और उस राशि के अनुसार आपके लक्षण या कर्म प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम पृथ्वी, सौरमंडल, विभिन्न प्रकार के ग्रह, उनके उपग्रह, इन सभी को प्रदर्शित करते हुए नक्षत्र, तारामंडल और राशियों की जानकारी हमने यहाँ पर दी। एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसके साथ कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें हम पर्यावरण प्रदूषण और कृषि पद्धतियाँ और राजस्थान में कृषि की जानकारी लेंगे और उसी के साथ ही अपनी प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।